फिज़िक्स का ICSE क्लास 10 का बोर्ड पेपर, जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर 1, 2 एंड 3 में से आए हैं वो डिस्कस करूँगी। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है MCQ, व्हेन अ बेल फिक्स्ड ऑन अ साइकिल रिंग्स then the energy conversion that takes place is, so this question is from chapter number 2 energy conversion वाला पार्ट, राइट। तो जब बेल रिंग करेगी तो बेसिकली क्या होगा, ऑफ कोर्स बेल मूव करेगी, ठीक है। जब वो मूव करेगी तो क्या होगा, ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी हुई, क्योंकि जब आप बेल रिंग करते हो तो उसका जो एक जस्ट कह लो काइंड ऑफ अ हैमर या गोंग पे हिट होता है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू साउंड एनर्जी। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट MCQ। Second, a door lock is opened by turning the lever of length 0.2 meter if the moment of force produced is 1 Newton meter, then minimum force required is. Okay, so this is from chapter number 1, right? And ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। ओके, तो इसके लिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि दिया हुआ है 0.2 मीटर। इसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स भी दिया हुआ है, तो हमें पता है मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। ओके, अब आप क्या करेंगे, मोमेंट 1 दिया हुआ है एंड इसकी वैल्यू फोर्स हमें निकालनी है। ऑफ कोर्स देखो, मिनिमम तभी होगी वैल्यू जब आप कॉर्नर पे लगाओगे डोर, तभी डोर का जो हैंडल होता है वो बिल्कुल कॉर्नर पे होता है, क्योंकि उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाता है, आपको कम फोर्स लगानी पड़ती है। यहाँ पे हमें फोर्स पूछ रहे हैं, दिस इज 0.2 गिवन, तो F क्या आ जाएगा 1/0.2, ये शिफ्ट हो गया, तो इट वुड बी 2, 10, 5 न्यूटन वुड बी दी आंसर। ओके, थर्ड MCQ जो है ये है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। A force F moves a load from A to C as shown in the figure. A to C जा रहा है। For the calculation of work done, which of the length would be used as a displacement? Okay, अब देखिए फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, राइट। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो अगर उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो हम कहते हैं कि वर्क डन है ये बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको वर्क डन ही कैलकुलेट करना है और आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, एरो आपको दिख रहा है। तो ऑफकोर्स आप कौन सा लेंगे वैल्यू, देने को तो उन्होंने 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, राइट, कंफ्यूज करने के लिए, एंड थीटा भी दिया है और कंफ्यूज करने के लिए, बट इनका यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है। तो ऑफकोर्स फोर्स इस साइड है तो हम डिस्प्लेसमेंट ये वाली काउंट करेंगे, तो आंसर वुड बी 5 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो MCQ है वो है 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लास 3 लिवर। तो मैंने आपको पहले ही अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको चैप्टर 3 करवाया था, कि आपको एग्जाम्पल हर क्लास ऑफ लिवर के बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आया हुआ है पेयर ऑफ सीजर, व्हील बैरो, क्रोबार एंड ह्यूमन फोरआर्म। तो इसका आंसर होगा ह्यूमन फोरआर्म। आप अपने बुक का पेज नंबर 59 चेक कर सकते हैं, उसमें क्लियरली दिया हुआ है, और ये मैंने बताया भी था, ये बोर्ड पेपर में आया हुआ है, इस साल में भी आ गया और बहुत पहले आया था ये क्वेश्चन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, अगेन दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, बी पार्ट क्वेश्चन 2 का, नेम द क्लास ऑफ लिवर एज शोन। ओके, तो आप देख सकते हैं बॉटल ओपनर है, आपने अपना ये इस पे लगाया हुआ है लोड, ऑफ कोर्स यहाँ पर ही लोड होगा, और इसके बाद आपका एफर्ट कॉर्नर पे आएगा, राइट। फलक्रम आपका ये हो गया, तो FLE बेसिकली यहाँ पर, तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी सेकेंड क्लास की बेसिकली, या आपका लोड ये हो गया ना, कैप आपका लोड हो गया, ये मैंने ठीक नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, फलक्रम आपका ये है, दिस इज़ F हियर, दिस इज़ योर लोड, ये दिस इज़ योर लोड एंड दिस इज़ योर एफर्ट। तो मैंने आपको बताया भी था FLE, यहाँ पे बेसिकली आपका सेंटर पे क्या आ रहा है, दिस इज़ ना, तो आपका लोड सेंटर पे आ रहा है, राइट। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ सेकेंड क्लास। ओके, नाउ दिस फिलअप्स, ये चैप्टर 1 में से पूछे गए थे,
फ्रॉम पार्ट सी 1C में से. When a stone tied to a string is rotated in a horizontal plane, the tension in the string provides dash force necessary. So circular motion के लिए आपने पढ़ा हुआ है जो force required होता है that is centripetal force. A part. B part was again related to this only, but इसको आप chapter 2 में भी consider कर सकते हो. Work done by this force at any instant, of course that would be 0 because force and displacement हमेशा एंगल 90 डिग्री बनाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर में से पूछा था फ्रॉम फर्स्ट 3 चैप्टर में से थर्ड पार्ट विच इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. तो यहाँ पे दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म बीम बैलेंस आपको दिया हुआ है, ये आप देख ही सकते हो नॉन यूनिफॉर्म ही है. 120 न्यूटन पिवटेड एट वन एंड एज शोन, ये यहाँ दिया हुआ है, पिवट पॉइंट इसका कॉर्नर पे है. कैलकुलेट दी एफ, दिस इज एफ हियर टू कीप दिस इन इक्विलिब्रियम. तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ equilibrium, the clockwise moment and anti-clockwise moment about a point, it should come out to be same. तब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. तो एक मेरा वेट इधर एक्ट कर रहा है और फोर्स मेरा यहाँ पर है. तो पहले मैं CG के हिसाब से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ नीचे कर लेती हूँ जैसे कि हमें क्वेश्चन भी दिखे. ओके, तो फोर्स आपको दिया है 120, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से काउंट करते हैं दैट इज़ 0.20. अब ये फोर्स जब नीचे लग रहा है तो ये इस चीज़ को नीचे की तरफ करेगा, ये CG की वजह से जो बॉडी है वो नीचे की तरफ जाएगी. तो अब इस नीचे की तरफ को फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको फोर्स ऊपर की तरफ से लगाना पड़ेगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, राइट. तो जब ये बॉडी नीचे जाएगी तो ये ऐसे घूमेगी और हमें पता है क्लॉक ऐसे ही चलती है, तो ये बेसिकली क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया जो है आप निकाल रहे हो, राइट. दैट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो एंटी क्लॉकवाइज किससे जनरेट होगा, जब चीज़ नीचे जा रही है आप उसको ऐसे घुमाओगे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एफ इनटू. ओके, देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है जो हम कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं कि हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंटर पे ही हमें बीच में कहीं फलक्रम दिया होता है या पिवट पॉइंट दिया होता है, तो हम वहीं से डिस्टेंस काउंट कर लेते हैं. बट हियर योर पिवट इज़ हियर एट द कॉर्नर. तो आप यहाँ से डिस्टेंस गलती से भी 0.60 मत लीजिएगा बिकॉज वो आपका गलत हो जाएगा. आपको यहीं से डिस्टेंस लेना पड़ेगा. फ्रॉम हियर टू हियर इज़ 0.80, राइट. सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है कि हम देखते नहीं है कि पिवट कहाँ दिया हुआ है. ओके, दिस 0.80 विल गो हियर 430. So answer would be 30 Newton for F, right? Okay. Okay, fourth part मैंने कल ही डिस्कस करा है अपनी वीडियो में. You can go and watch that video related to why we should have more number of pulleys in the block system, or why the weight, like how does the weight of the pulley affects your VR efficiency and MA. ये मैंने already discuss कर लिया, तो you can just check out that video. Okay, now this is your fourth part. This is from chapter number 2. Sumit does 600 joules of work in 10 minutes and Amit does 300 joule of work in 20 minutes. Calculate the ratio of powers delivered by them. तो इसमें बेसिकली हम लोगों को पता है फॉर्मूला फॉर, हमें वैसे भी इसमें क्या करना है, रेशियो निकालना है, राइट. तो हम लोग पावर का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम. Okay, so first power for Sumit, I'm writing it as PS. That would be work done is 600 by 10. अब यहाँ पर मैं कन्वर्ट नहीं करूँगी मिनट्स को सेकेंड में, ऑल्दो यू हैव टू कन्वर्ट इट इन सेकेंड्स ऑल द टाइम, बट यहाँ पे हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपसे रेशियो पूछ रहे हैं. एंड रेशियो में आप ऑलरेडी यू नो जब आप रेशियो लेंगे तो यूनिट्स कट जाती हैं, तो दैट इज़ वाई. एंड पावर फॉर दिस अमित इज़ 300 by 20. अब आपको क्या करना है, मेन आपको इनका रेशियो पूछ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू डू इट लाइक दैट अपॉन 300 by 20. ओके, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं 0 से 0, 0 से 0 एंड या दिस विल बी 15. ये 15 और 60 कट जाएंगे तो आपका क्या आ गया 4. सो आंसर यू हैव टू राइट 4:1. मेक श्योर (2) आप ज़रूर लिखें क्योंकि रेशियो आपसे पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6. ए पार्ट डिफाइन CG, सीधा 1 नंबर का डेफिनेशन पूछा हुआ है, राइट. बी पार्ट, ये थोड़ा सा पार्ट हट के है क्योंकि हमारी बुक में एक टेबल दिया हुआ है पार्ट 2 में ऑफ चैप्टर नंबर 1, जो हम बस ऐसा याद कर लेते हैं और उसको समझते नहीं है. अब इस बारी बोर्ड ने थोड़ा सा गेम प्ले करा यहाँ पर. उन्होंने
क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ, उन्होंने फिगर फॉर्म में आपको दिया हुआ है, सी जी आपको खुद निकालना पड़ेगा, राइट। ऑल्दो एज अ टीचर्स वी ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग कि क्वेश्चन कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं आता किसी ना किसी फॉर्म में, तो कंसेप्ट अगर वहाँ पे आपका क्लियर था तो ऑफ कोर्स यू वुड हैव डन इट फाइन। ओके, तो अब यहाँ पे है हॉलो आइसक्रीम कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो ये जो आपको टेबल दिया हुआ है मैं आपको दिखा भी देती हूँ, वेयर इज़ इट गिवन। ये टेबल है आपका, हियर दिस टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉलो कोन का देखो इन्होंने क्या लिखा है कि दिस इज एट अ हाइट ऑफ h/3, जब का सी जी होता है h/3 हाइट पे होता है फ्रॉम द बेस। मेक श्योर आप ये वर्ड पढ़ लें बेस, क्योंकि कभी कभार वर्टेक्स से भी पूछ लेते हैं, तो वर्टेक्स पे वैल्यू क्या होगी 2h/3, यू हैव टू सबट्रैक्ट टोटल हाइट में से h/3। ओके, नेवर माइंड, अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हॉलो आइसक्रीम कोन हाइट दी हुई है अब आपको, ओके लेट्स राइट इट डाउन, हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर। Where is the position of its center of gravity from the broad base? So it means हमें पता है वैल्यू होती है h/3, तो I'll write 6/3, इसका मतलब आंसर क्या था 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। ओके, अगर वर्टेक्स से पूछते तो क्या करते आप 6 and 2 सब्ट्रैक्ट कर देते, आंसर वुड हैव बीन 4। क्वेश्चन 2 इसका, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Will its position change when it is filled completely with honey? Right, yes or no? तो जो पूछा गया है बस उतना ही बताना है आपको, अपनी डिटेलिंग बताने की एग्जामिनर को ज़रूरत नहीं है, वाई नॉट ये सब, सिर्फ येस या नो ही पूछा है एंड दैट इज़ बीइंग हाईलाइटेड, तो इसका मतलब हमें यही लिखना है। ओके, मैं इसका आपको लॉजिक बता देती हूँ। जब आप एक हॉलो कोन को हनी से भरोगे, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम में अगर तो आप सिंपल कोन लेते हो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, राइट, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जब आप उसमें मान लो अगर आप आइसक्रीम भर देते हो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट विल बी डिफरेंट। वाई? क्योंकि जब आपने हॉलो कोन में कोई चीज़ भर दी तो वो हॉलो नहीं रहा, वो सॉलिड बन गया काइंड ऑफ, राइट। तो यहाँ पे जब आप हनी भर दोगे उस पर तो होगा क्या, बेसिकली आपका जो वो कोन था वो हॉलो ना हो के नियर टू सॉलिड कोन, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सॉलिड हो गया, बट आपने उसमें चीज़ भर दी, राइट। सो एज अ रिजल्ट आपका सी जी पता है सॉलिड एंड हॉलो कोन का सेम नहीं होता है, एक का h/4 पे होता है, एक का h/3 पे होता है, तो ऑफ कोर्स द वैल्यू इज गोइंग टू चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट ही इस क्वेश्चन का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। फिगर बहुत ज़्यादा लाइट थी, एज सच ही दी हुई थी, राइट, बट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। चैप्टर 2 वर्क पावर एंड एनर्जी में से तो ये पूछा गया था पार्ट सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में से पूछा था ये वाला पार्ट, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, दे आर सेइंग टू आइडेंटिकल मार्बल्स ए एंड बी, ये दिए हुए हैं टॉप पे, आर रोल डाउन अलॉन्ग पाथ 1 हियर एंड सेकेंड पाथ इज हियर रिस्पेक्टिवली। पाथ 1 इज फ्रिक्शनलेस, ओके, एंड पाथ 2 इज रफ। ए पार्ट में दे आर आस्किंग विच मार्बल विल श्योरली रीच द पीक। ओके, अब हमें पता है जब हम किसी भी चीज़ को सरफेस पे मूव करवाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड धीरे हो जाती है, राइट। तो अगर आप मान लो किसी हाइट पे भी मूव कर रहे हो तो ऑफकोर्स हाइट पे चलना बॉडी के लिए और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं श्योरली नेक्स्ट पीक, अब एक की पीक इधर है, पाथ 1 के हिसाब से पीक ए मार्बल की x पे आनी चाहिए और बी मार्बल की z पे, राइट। फिगर क्लियर नहीं है, ये फिगर ऐसी ही थी बहुत लाइट सी। ओके, सो अब आपको पता है क्योंकि पाथ 1 फ्रिक्शन नहीं है इसमें, राइट, तो इससे क्या होगा, जो आपका मार्बल होगा वो श्योरली यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पे बी में हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से बॉडी आती आती यहाँ रुक जाए, दैट इज़ अ डाउटफुल केस, रुक भी सकते हैं नहीं भी रुक सकती, तभी यहाँ पे बोला हुआ श्योरली। श्योरली में 1 में अंडरस्टूड है पक्का ही पहुंचेगा, 2 में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड दिस सर्कमफ्रेंस एंड ऑल, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम श्योरली के हिसाब से पाथ 1 मार्क करेंगे क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉडी पक्का पहुंच ही जाएगी। ओके, बी पार्ट, अलॉन्ग विच पाथ द मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व। हमें ये पता है मैकेनिकल एनर्जी क्या है, दैट सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक शुड बी कांस्टेंट, राइट। प्रोवाइडेड, वहाँ पे एक वर्ड आता है प्रोवाइडेड वी निगलेक्ट फ्रिक्शन। अब यहाँ पे हमें पता है पाथ 1 पे फ्रिक्शन निगलेक्टेड है, 2 पे फ्रिक्शन बोला है कि पार्ट 2 पे फ्रिक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पाथ 1 पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व पक्का होगी ही होगी क्योंकि हम उस पर फ्रिक्शन निगलेक्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में प्रॉब्लम ये है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो होगी वो सेम, उनका सम इक्वल टू मैकेनिकल नहीं होगा क्योंकि कुछ एनर्जी फ्रिक्शन ओवरकम करने में भी बॉडी लूज कर देगी।
सी पार्ट, अलॉन्ग विच पाथ और पाथ्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर जगह फॉलो होता है। वाई? बिकॉज हमें पता है सम टोटल एनर्जी का कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें हमारा जो भी लॉस हुआ है हम उसमें वो सब काउंट करते हैं। जैसे पाथ 1 तो चलो ऑफकोर्स पाथ 1 तो होगा ही होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। 2 भी होगा, वाई? बिकॉज 2 में मैंने अभी बताया जो भी आपका फ्रिक्शन या कुछ भी ओवरकम है वो हमेशा हम एडअप कर देते हैं लॉस में। तो कंजर्व्ड एनर्जी इस पाथ में, दोनों पाथ में, पाथ 1 एंड 2 में रहेगी। तो पार्ट ए का आंसर, ए पार्ट का आंसर है पाथ 1, बी का भी आंसर 1 है एंड सी का 1 एंड 2 है, राइट? दोनों में कंजर्व्ड होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। गिवन आर 2 पुलिस, दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, of course block and tackle system जो हमने कवर अप किया हुआ है ऑलरेडी। गिवन आर 2 पुलिस, कॉपी एंड कंप्लीट द लेबल डायग्राम कनेक्टिंग द 2 पुलिस विद अ टैकल टू ऑब्टेन वेलोसिटी रेशियो 2। अब वेलोसिटी रेशियो 2 का मतलब क्या हुआ? 2 पुलिस ही हैं और ऑफ कोर्स 2 ही यहाँ दी हुई हैं, तो इन्हीं को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली ये बोल रहे हैं। ओके, तो हम कहाँ से, नीचे से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे मैंने कहा था पहले से लेके आपको एंड तक जाना होता है। अब ये पुली कवर हो गया, ये भी हो गया, तो मतलब इसके हुक पे वी आर गोइंग टू अटैच इट। और आपको ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट टेंशन टेंशन टेंशन, एफर्ट, लोड की डायरेक्शन सब बना देनी है एग्जामिनर के लिए। ओके, आफ्टर दैट दिस वॉज फॉर 2 मार्क्स, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स का ये। इफ़ लोड इज इक्वल टू 48 kgf एंड एफिशिएंसी 80% देन कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, हमें पता है दैट एफिशिएंसी इज MA बाय VR। एफिशिएंसी 80% दिया तो विल राइट 80/100। MA हमको नहीं पता, VR आपको 2 दिया है तो 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, इंटू 2 इज़ MA। तो ये हमारा कट गया, दिस इज़ 4 5 8/5। तो 8/5 का बेसिकली मतलब क्या हुआ? 1.4, 1.4 ही होगा, यस। नो सॉरी 1.6 होगा, क्योंकि ये होगा 30, या 1.6। अब देखो VR 2 है, एक्चुअल में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था MA और VR आइडल केस में सेम होता है, बट रियलिटी में MA हमेशा छोटा होता है। और आप देख ही सकते हो MA छोटा ही आ रहा है क्योंकि एफिशिएंसी 80% है। 80% का मतलब क्या हुआ? आपने 100% अपना इनपुट दिया बट उसमें से मशीन सिर्फ 80% ही यूज़ कर पाई, बाकी 20% उसने ओवरकम कर लिया फ्रिक्शन के लिए एंड what not, all these losses are included. Okay, so this is there and effort अब आपसे पूछ रहे हैं तो हमें पता है MA हमने निकाल ही लिया है, load by effort and this is 1.6 is equal to load is 48 by effort उधर शिफ्ट कर दो 48 by 1.6। इसका पॉइंट हटा के मैं 10 यहाँ लिख रही हूँ, 16 3s तो 30 kgf आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो कैन आई से इट्स अच्छा, इससे भी एक और चीज़ मैं बता दूं, 1.6 ग्रेटर देन 1 है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्ट कर रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। जस्ट ट्राइंग टू टेल यू एज मैनी क्वेश्चंस जो भी इसमें से बन सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इसकी ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। कैसे? अब ये प्रूफ भी हो जाता है। देखो आपको लोड कितना दिया था 48 और आप कितना सिर्फ उसको उठाने में एफर्ट लगा रहे हो 30। एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है लोड को उठाने के लिए, तो ऑफकोर्स इट इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स 1 2 3। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आई एम थिंकिंग आई विल मेक अ वीडियो बायो पर भी, जितने भी क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 4 5 6 आए हुए हैं तो वील डिस्कस दैट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।